सांख्यिकी और ऊष्मागतिकी भौतिकी की बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट की कक्षा में आपका स्वागत है। इस पेपर में हम यूनिट फर्स्ट जो कि सांख्यिकी और ऊष्मागतिकी का आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं या किस प्रकार सांख्यिकी का ऊष्मागतिकी में अनुप्रयोग है, किस प्रकार किया जाता है, उसके मूलभूत सिद्धांतों का, परिभाषाओं का और राशियों का अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी भौतिकी का अनुप्रयोग मुख्यतः यांत्रिकी में सबसे पहले मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने किया। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने बहुकण निकाय जैसे गैसों का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी को चुना, क्योंकि एक कण निकाय का अध्ययन हम यांत्रिकी से कर सकते हैं, जो कि आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि एक कण निकाय के लिए आवश्यक स्वतंत्रता की कोटियाँ या उसकी स्थिति और गति को निरूपित करने वाले चर जो हैं उनकी संख्या कम होती है। जैसे एक त्रिविमीय गति की हम बात करें तो त्रिविमीय गति में अगर एक कण को लें तो उस कण की स्थिति को बताने के लिए हमें 3 स्थिति निर्देशांक x, y, z और उसके वेग के घटक vx, vy और vz इस तरह से एक कण की गति का अध्ययन करने के लिए हमें 6 चरों की आवश्यकता होती है। तो इन 6 चरों के द्वारा हम कण की स्थिति और गति का किसी समय निरूपण कर सकते हैं। तो भविष्य में इस कण की गति और स्थिति को हम गति के समीकरणों से या विभिन्न सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान और सुविधाजनक कार्य होगा। लेकिन यदि किसी निकाय में कणों की संख्या बहुत अधिक है, जैसे हम एक गैस को ही ले लें, तो एक गैस के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में एक गैस के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कणों की संख्या होती है 10 की घात 19। ये उसकी कोटि है। तो अगर हमें इतने गैस के सारे कणों का अध्ययन करना है तो हमारे को कितने चर चाहिएंगे? 6 गुणा 10 की घात 19 स्वतंत्रता कोटियाँ या चरों की आवश्यकता होगी गैस के प्रत्येक कण का अध्ययन करने के लिए। जो कि गैस का प्रत्येक कण है वो गैस की भविष्य की संभावनाओं को निरूपित करता है। इसलिए अगर ये तरीका हम चुने तो हमें गैस के एक अल्प आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का भी अध्ययन करने के लिए हमें 6 गुणा 10 की घात 19 चर चाहिए। अब देखिए, यदि कोई कैलकुलेटर, इतने चर हो गए, तो यदि कोई कैलकुलेटर या कंप्यूटर जो है वो 10 की घात 6 कैलकुलेशन पर सेकंड करता है, तो उसके द्वारा इन सभी कणों की भविष्य की स्थितियों को पता लगाने में लिया गया जो समय होगा वो कितना हो जाएगा? 6 गुणा 10 की घात 19 बटे 10 की घात 6। एक सेकंड में इतनी कैलकुलेशन करता है, तो यहाँ क्या आया? 6 गुणा 10 की घात 13 सेकेंड। यानी कि गैस के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के कणों की भविष्य की स्थिति, जस्ट अगली स्थिति अगर आपको बतानी हो तो उसमें अरबों खरबों साल लग जाएंगे। तो इस प्रकार बहुकणीय निकाय का अध्ययन करने के लिए की जो गत्यात्मक विधि है कणों के लिए, वो टेक्निकली इम्पॉसिबल, जो भी दिख रहा है, और थ्योरेटिकली इनअप्लीकेबल, और प्रैक्टिकली यूजलेस है।
तो इसलिए यहाँ पर अगर हमें बहुकणीय निकाय का अध्ययन करना होगा तो उसके लिए यांत्रिकी या गत्यात्मक विधि को काम में नहीं लेंगे। उस स्थिति में हमें उन बहुकणीय निकाय के कणों का समूह लेना पड़ेगा और उन कणों के समूह के लिए हमें औसत चरों की बात करनी पड़ेगी, यानी चरों के औसत मानों की बात करनी पड़ेगी। हम एग्जैक्ट किसी एक कण की व्याख्या न करके उस कण के जैसे बहुत से कणों का समूह लेकर उस समूह को निरूपित करेंगे। तो यह जो कणों का समूह है और उनके औसत चरों से अगर उसका अध्ययन किया जाए तो यह विधि कहलाती है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि हमें एग्जैक्ट मान नहीं देती, लेकिन हमें उसका औसत मान देती है। और जितनी कणों की संख्या, देखो कणों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही औसत मान और अधिक यथार्थ होगा, यथार्थता की ओर अग्रसर होगा। तो इस प्रकार बहुकणीय निकाय इतने कणों के लिए हम सांख्यिकी विधि का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, गत्यात्मक विधि जो है वो कम स्वतंत्रता कोटि वाले निकाय के अध्ययन करने के लिए ही उपयुक्त विधि है, लेकिन सांख्य की जो विधि है वो अधिक स्वतंत्रता की कोटियों का निकाय का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो क्योंकि हम औसत मानों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सांख्य की विधि में मुख्य अध्ययन करते हैं प्रायिकता का। तो औसत चर हैं उनके लिए हम सांख्यिकी विधि में यहाँ पर हम प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। और प्रायिकता का अभिप्राय है कण के किसी आयतन में होने या कण के किसी संवेग के मान के होने या न होने की कितनी संभावना है। यानी प्रायिकता जो है वो उन कणों के समूह की संख्या को निरूपित करेगी कि अगर प्रायिकता अधिक है तो उस संवेग वाले कणों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो सांख्यिकी विधि का उपयोग हमने जाना कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमान, गिब्स आदि वैज्ञानिकों ने किया था और बहुकणीय निकाय के लिए इसके अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। मैक्सवेल और बोल्ट्जमान सांख्यिकी विधि से गैसों का अध्ययन, ताप, दाब ज्ञात करना आदि का अच्छी तरह से उन्होंने अध्ययन किया और अच्छे उसके परिणाम प्राप्त हुए जो कि अपने प्रायोगिक मानों से मेल खाते थे। लेकिन 19वीं सदी के प्रारंभ में कृष्णिका विकिरण और निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा आदि का चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा अध्ययन है वो नहीं किया जा सका। तो उस समय प्लांक का जो विकिरण सिद्धांत या ऊर्जा का क्वांटीकरण जो सिद्धांत आया, उस आधार पे सांख्यिकी विधि के दो नए रूप विकसित हुए जो फर्मी-डिराक सांख्यिकी और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाते हैं। स्थूल निकाय क्या होता है कि स्थूल निकाय एक बहुत से कणों का समूह होता है और उन कणों के लिए ऊर्जाओं के मान, अवस्थाओं के मान, संवेगों के मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कणों की संख्या अधिक होने पर उनमें एक संवेग के आसपास उससे कम या उससे अधिक संवेग का कण भी होता है। ऊष्मागति की जो विधि है वो उस स्थूल निकाय का बाहरी तौर पर, ऊष्मागति की विधि उस स्थूल निकाय का बाहरी तौर पर अध्ययन करती है और उस अध्ययन के लिए जो आवश्यक चर होते हैं वो ऊष्मागति के चर कहलाते हैं, जैसे ताप, दाब, आयतन और अगर कोई विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है आदि। ये सभी ऊष्मागति की चर या स्थूल चर, इन्हें हम स्थूल चर भी कह सकते हैं। तो ऊष्मागति की निकाय की बाह्य स्थूल चरों पर निर्भर करती है और वो निकाय
का उन स्थूल चरों के द्वारा संबंध स्थापित करती है, जो कि संबंध अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन ऊष्मागतिकी की विधि की खास बात यह है कि ऊष्मागतिकी की विधि एक सरल विधि है, लेकिन ऊष्मागतिकी की विधि निकाय का सूक्ष्म अध्ययन नहीं करती है। अब चूंकि निकाय का सूक्ष्म अध्ययन नहीं होगा, इसलिए निकाय के अंदर होने वाली आंतरिक क्रियाओं के बारे में हम जानकारी नहीं रख सकते। इसलिए परिवर्तन क्यों हुआ उसका जो हल है वो ऊष्मागतिकी नहीं देती। उस स्थूल निकाय के अध्ययन के लिए आपको उस स्थूल निकाय के जो सूक्ष्म चर है, यानी स्थूल निकाय जिन कणों से बना है, उन आंतरिक कणों का आपस में क्या संबंध है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होती है, यानी कि उन कणों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और इनका अध्ययन करने के लिए हम काम में लेते हैं सांख्यिकी विधि। तो सांख्यिकी विधि से हम कणों के सूक्ष्म अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उन सूक्ष्म अवस्थाओं के द्वारा कण की हम पूरी स्थूल अवस्था को निरूपित करेंगे, और जो कि उस स्थूल अवस्था को हम पहले ही ऊष्मागतिकी से प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात सांख्यिकी विधि से हम क्या करेंगे, कण की सूक्ष्म चरों का स्थूल चरों के साथ रिलेशन करेंगे, उनमें संबंध बताएंगे। तो ऊष्मागतिकी सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य कण के सूक्ष्म चरों का, यानी कण के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हुए निकाय का उसके बाहरी रूप को निरूपित करना है, जिससे हम कण निकाय के अंदर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का भी आंसर दे सके। किसके द्वारा? सांख्यिकी द्वारा। इसका एक उदाहरण ये है कि जैसे अगर तांबे के तार का रुद्धोष्म उष्मारोधित अगर प्रसार किया जाए तो उसके ताप में कितना परिवर्तन होता है, ये ऊष्मागतिकी बताती है। लेकिन उसके ताप में परिवर्तन क्यों हुआ ये ऊष्मागतिकी नहीं बता सकती। तो इसके लिए कौन सी विधि चाहिएगी? सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि के द्वारा हम किसी घटना के क्रिया विधि यानी आंतरिक उसकी मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो सांख्यिकी ऊष्मागतिकी जो है वो बहुकणीय निकाय, गैस, द्रव, ठोस, प्लाज्मा, विकिरण आदि का अध्ययन करती है, और इसका मुख्य उद्देश्य चीर सम्मत यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी को जोड़ना है। इसके पश्चात हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं, जिनका पूर्व में हम नाम ले चुके हैं, लेकिन अभी उनको परिभाषित करते हैं कि जैसे निकाय क्या होगा? निकाय आकाश में एक परिमित क्षेत्र होता है जिसमें विचाराधीन पदार्थ रखा हो। तो पूरे आकाश में निकाय जो है एक विचाराधीन क्षेत्र है, ये वो निकाय है। निकाय के अतिरिक्त जो भी है वो संपूर्ण क्षेत्र आकाश कहलाता है। तो निकाय आकाश से का ही एक भाग है जिसमें विचाराधीन पदार्थ रखा है, वो द्रव है या ठोस है या विकिरण है, जो भी है। निकाय की जो दीवारें हैं वो वास्तविक भी हो सकती हैं और वो दीवारें काल्पनिक भी हो सकती है। निकाय इस आकाश से ऊष्मा रोधित हो सकता है या फिर इससे ऊष्मा का आदान प्रदान भी कर सकता है। निकाय में के अंदर जो बहुकण है, उन बहुकणों का
निश्चित द्रव्यमान होता है और उनकी आपस में टक्करें भी होती है और वो टक्करें प्रत्यास्थ होती है। चलिए नेक्स्ट, स्थूल अवस्था। स्थूल अवस्था निकाय की बाहरी स्थूल चरों को बताने वाली अवस्था होती है, जैसे निकाय का आयतन, निकाय का ताप, निकाय का दाब आदि जो हैं वो निकाय की स्थूल अवस्थाओं को निरूपित करने वाले चर हैं। स्थूल अवस्था का उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि 4 कण हैं ए बी सी और डी, और इन 4 कणों का 2 अवस्थाओं में वितरण करना है। तो इसके लिए संभव अवस्थाएं हैं कि पहले बॉक्स में, इनके लिए 2 बॉक्स में वितरण करना है। पहले बॉक्स में कोई कण नहीं और दूसरे में 4। पहले बॉक्स में 1 कण हो और दूसरे में 3, पहले में 2 हो और दूसरे में 2, और बाकी इसी के अनुकूल पूर्व परिणामों, पहले में 3 हो और दूसरे में 1, और पहले में 4 हो और दूसरे में 0। तो यहाँ पर हम इस वितरण के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की अवस्थाएं देख रहे हैं। तो ये पांचों जो वितरण के प्रकार हैं ये इसकी क्या कहलाते हैं, स्थूल अवस्थाएं कहलाती हैं। अब एक स्थूल अवस्था के संगत जैसे हम देखते हैं कि 1,3। अब 1,3 के संगत आप देखिएगा कि पहले में ए कण हो और दूसरे में हो बी सी और डी, पहले में बी कण हो और दूसरे में हो ए सी डी, पहले में सी कण हो और दूसरे में हो ए बी डी, और पहले में डी कण हो और दूसरे में हो ए बी सी। इस स्थूल अवस्था के संगत ये और स्थितियां हो सकती है जो कि सूक्ष्म तौर पे देखा जाता है। तो अगली जो परिभाषा है हमारी वो है सूक्ष्म अवस्था। तो किसी स्थूल अवस्था के संगत सभी संभव स्थितियां सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। जैसे 1,3 अवस्था की संगत स्थिति ये है, तो ये इस निकाय की सूक्ष्म अवस्था कहलाती है। एक हम यहाँ पे अंतर पढ़ना चाहेंगे किसी निकाय की स्थायी अवस्था और साम्य अवस्था में। स्थायी अवस्था और साम्य अवस्था में क्या अंतर है? सबसे पहले देखो, साम्य अवस्था में कोई निकाय अगर है तो वह बाह्य परिवेश या आकाश से उष्मीय रूप से विलगित हो। ये साम्य अवस्था की आवश्यक शर्त है। जबकि स्थायी अवस्था में निकाय बाह्य परिवेश से उष्मीय रूप से विलगित नहीं होगा। इसका कोई भाग निकाय के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है। दूसरा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यदि पात्र की दीवारों को बाह्य ऊष्मा स्रोतों द्वारा भिन्न भिन्न तापों पर रखा जाए तो गैस की यह अवस्था स्थायी अवस्था होगी, क्योंकि यहाँ मान लीजिए निकाय ताप ज़्यादा है तो यहाँ के भाग का ताप अधिक होगा, और यहाँ अगर ताप कम है तो निकाय के इस भाग के में जो कण है उनका ताप कम होगा। तो यह एक निकाय की स्थायी अवस्था हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि निकाय में कण इतने अधिक हो या निकाय ये दोनों इतने दूर हों कि ये आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान न कर सके। तो ये एक स्थायी अवस्था। लेकिन साम्य अवस्था का अभिप्राय ये होगा कि यहाँ पे भी कण और यहाँ पे भी कण, दोनों कणों के लिए एक समान ताप हो। यहाँ ताप T है तो यहाँ भी ताप T ही होगा, क्योंकि निकाय परिवेश से उसमें रूप से विलगित है।
तो ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगा। ये एक साम्य अवस्था है और ये एक स्थायी अवस्था है।